Hello, students, and welcome to this fifth lecture of this diploma course in construction materials. So, today we're going to start the next chapter, the second chapter of your syllabus, and the name, as you can see, is bricks. Okay, so let us start. So, first of all, let us do an introduction of this subject of this chapter. So, the artificial material of construction in the form of clay blocks of uniform size and shape are known as bricks. ब्रिक्स मतलब ईंटें, ठीक है. ईंटों के बारे में हमने इस चैप्टर में बात करना है. ऑल ऑफ यू हैव सीन ब्रिक्स, तो उसकी डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पे मेंशन है. सबसे पहली बात कि एक आर्टिफिशियल मटेरियल है. नेचुरली ब्रिक्स आपको नहीं मिलती हैं. नेचुरली जो आपको ब्रिक्स का ऑल्टरनेट मिलता है वो थे स्टोन्स, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है. बट स्टोन्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. हर जगह स्टोन्स आपको ईजिली, चीपली और अच्छी क्वालिटी के मिलने मुश्किल होते हैं. तो उनका एक ऑल्टरनेट जो हमने ढूंढा है, ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियली फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्ले ब्लॉक्स. बेसिकली जो ब्रिक है वो क्ले से बनती है. जो मेन चीफ इंग्रेडिएंट है किसी भी ब्रिक का, किसी भी ब्रिक का नहीं, लेकिन जो रेड कलर की ब्रिक्स आप बेसिकली देखते हैं उनमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्ले होता है. ओके, सो एक आर्टिफिशियल मटेरियल है बेसिकली जो आपको यूनिफॉर्म साइज और शेप में अवेलेबल होता है, उसे ब्रिक कहते हैं. ओके, नाउ इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. काफ़ी टाइम से इसका यूज़ होता आ रहा है. इवन टुडे इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी, लो कॉस्ट एंड ईजी अवेलेबिलिटी. ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस मटेरियल में आपको मिलती हैं. देयरफॉर इट इज़ स्टिल यूज्ड. ड्यूरेबल है, काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होगा. स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी ब्रिक्स आपको मिल जाती हैं. रिलायबल होती हैं, मीन्स स्ट्रेंथ के मामले में भी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी. एंड दे आर अवेलेबल इन लो कॉस्ट in almost every part of the country, and they can be easily availed anywhere. So originally bricks were used in the sun dried form, but later nowadays they're used in the burnt form. बेसिकली इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है. देखो, ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली आप क्ले लेते हैं. बेसिकली यू टेक द सॉइल, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, क्ले. सो क्ले इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी फाइन टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है, सबसे जो फाइन क्वालिटी की, फाइन साइज़ की जो आपकी मिट्टी होती है ना, जस्ट लाइक अ पाउडर, उसे क्ले कहते हैं बेसिकली. उसका जो साइज़ होता है, इट इज़ लेस देन 75 माइक्रॉन्स. वी विल स्टडी दिस इन सॉइल इंजीनियरिंग विच यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर. तो वो मिट्टी जिसका पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से भी कम होता है, उसे आप क्ले कहते हैं. तो बेसिकली दैट सॉइल इज टेकन, उसमें पानी ऐड किया जाता है, एंड देयर आर अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो लाइक सिलिका, लाइम एट्सेट्रा. तो उसको आप बेसिकली वाटर में ऐड करके उसको फिर डिज़ायर्ड शेप देते हैं. क्ले का सबको पता है, जैसे ही क्ले में पानी ऐड करते हैं वो बेसिकली एक प्लास्टिक स्टेट में आ जाती है. आप उसको मोल्ड कर सकते हैं. सो आफ्टर मोल्डिंग, डिज़ायर्ड शेप में मोल्ड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको ड्राई करने का. उसको सन में ड्राई करने को छोड़ देते हैं. एंड इवन आफ्टर ड्राइंग, जैसे उसका मॉइस्चर निकल जाता है, वो एक सफिशिएंट हार्डनेस को गेन कर लेता है, और डायरेक्टली उसको सुखा के सन ड्राई करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं. सो दैट ब्रिक विच इज़ यूज्ड इन दिस फॉर्म, in the sun dried form, okay, is known as sun dried bricks. Definitely they are not as strong and not as reliable as the burnt bricks. जो आजकल मॉडर्न ब्रिक्स हैं वो बर्ट फॉर्म में आपको मिलती हैं. बेसिकली आपकी सन ड्राइड ब्रिक्स को आप दोबारा एक भट्टी में डाल देते हैं बेसिकली, जिसको आप इंग्लिश में किल्न कहते हैं, KILN. ओके, सो दैट किल्न, it burns the brick at very high temperatures around 1000 degrees Celsius, and because of that
द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक, जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स थे लाइक क्ले, सिलिका, लाइम, वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और जो आपको फिर स्ट्रक्चर मिलता है आफ्टर कूलिंग डाउन, इट इज़ अ मच मोर स्ट्रॉन्गर structure than your sun-dried bricks. So burnt foam is definitely much more preferable these days. लेकिन पहले sun-dried foam भी यूज़ की जाती थी. And some examples include the Great Wall of China in 210 BC, which has used both sun-dried and burnt bricks, and also some Roman structures it did use some bricks, and it is one of the best walling materials that there exists. Walling material means the material which is used to construct walls. Okay, so this is the brief introduction of bricks. Now these are some common uses that you see with bricks, definitely in walls and even columns, some roofs, even floors, and as coarse aggregates for concrete works and foundation. कोर्स एग्रीगेट्स क्या होते हैं कंक्रीट में? बेसिकली जो बड़े पार्टिकल्स, ठीक है. कंक्रीट में बेसिकली आपके पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है बाइंडर आपका, जो आपका सीमेंट होता है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर आपस में बाइंड करता है. दूसरे होते हैं एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स में दो टाइप के होते हैं, फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स. फाइन एग्रीगेट्स है बेसिकली रेत या रेता, उसे फाइन एग्रीगेट कहते हैं, और उसका साइज़ आपका 4.75 मिलीमीटर से छोटा होता है. और जो भी पार्टिकल्स आपके 4.75 मिलीमीटर से बड़े हुए, जिसे रोड़ी कहते हैं या बजरी कहते हैं, दोज आर नोन एज कोर्स एग्रीगेट्स. नाउ ब्रिक्स कैन बी यूज्ड एज कोर्स एग्रीगेट्स एज वेल. जो ब्रिक्स आपकी रिजेक्ट हो गई हैं फॉर यूज इन वॉल्स एंड कॉलम्स एट्सेट्रा, उनको आप फर्दर ब्रेक डाउन करके एक पर्टिकुलर साइज तक तोड़ के एज कोर्स एग्रीगेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन फाउंडेशंस. Okay, so these are some common uses of bricks. There are some other uses also which we will discuss in the coming lectures. Moving on, I will discuss what are the raw materials that are used for the brick manufacturing. So the raw material, the primary raw material that there is clay. Okay, so clay को हम brick clay कह देंगे because this clay is used for brick construction, and these are the three important properties that a clay should possess for it to be usable as a brick clay. Okay, and what are those three properties? Number one, as you can see, is plasticity. Now, as you know, you might have studied in your earlier classes in schools or even in your first year in physics that any material, okay, can be said to have two types of properties. Number one is elasticity and the second one is plasticity. If an object, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप उसके इलास्टिक रीजन में उस पर लोड लगाते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली डिफॉर्म करेगा, अपनी शेप को लूज़ करेगा, लेकिन जैसे ही आप लोड को हटाओगे वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, राइट. सो दैट बिहेवियर इज़ नोन एज इलास्टिसिटी. फॉर एग्जाम्पल योर रबर बैंड्स और स्प्रिंग्स, स्प्रिंग को आप दबाओ, रबर बैंड को आप खींचो, लेकिन आप उनकी अगर आप इलास्टिक जोन में ही खींचोगे, मीन्स वो रीजन जिसमें वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं. हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके, इनसाइड योर इलास्टिक लिमिट. सो इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इलास्टिकली बिहेव करेगा. उसके बियॉन्ड अगर आप उसको फोर्स लगाते हो तो वो प्लास्टिसिटी शो करेगा. एंड व्हाट इज प्लास्टिसिटी? Plasticity is basically is a property of any material by the virtue of which if you apply load on it, it will change its shape in a permanent way. मीन्स अगर आप उसको डिफॉर्म करेंगे तो अपनी ओरिजिनल शेप को वो रिगेन नहीं करने वाला. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज रिक्वायर्ड इन ब्रिक क्लेस, बिकॉज डेफिनेटली व्हेन यू आर यूजिंग क्ले एज अ मटेरियल फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, आप उसको एक सर्टन शेप देना चाहते हो, सर्टन वे से उसको मोल्ड करना चाहते हो, तो मोल्डिंग में हेल्प तभी हो पाएगी अगर उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? प्लास्टिसिटी. ओके,
That is, when it is mixed with water, it can be easily molded and shaped. So plasticity is a very important property, और clays में ये property by default होती है. Okay. So ये एक important property जो आपको clays में चाहिए. Then there is tensile strength. That is, it should have sufficient tensile strength to keep its shape after forming. देखो जैसे आप brick को form करेंगे, एक सर्टन शेप देंगे, वो क्यों दे पाए, क्योंकि इसमें प्लास्टिसिटी थी. बट फॉर्म होने के बाद उसके डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर ना हो जाएं और गिर के बिखर ना जाएं, ये भी तो चाहिए आपको. सो दैट प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड बाय द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. ठीक है. टेंसाइल स्ट्रेंथ का अर्थ क्या है कि उसमें टेंशन आती है, मीन्स पार्टिकल अगर एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर कोई पुल कर दे पार्टिकल्स को, खींच दे, या फिर वैसे ही बिकॉज द पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मे वांट टू ड्रिफ्ट अपार्ट, गिर सकते हैं पार्टिकल्स, तो नहीं गिरेंगे अगर उनमें क्या होगा, सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी. ओके. सो दिस इज अगेन an important property that is required in a brick clay. Then there is this final property which is very important as well, which is fusion. Fusion means, as the word is also suggesting, to fuse together. Means the particles must fuse together when subjected to sufficiently high temperature. ठीक है. जो आपकी burnt bricks है बेसिकली, उनकी यहाँ बात हो रही है. जो भी आपके वेरियस इंग्रेडिएंट्स हैं, ओके, क्या इंग्रेडिएंट्स उनको हम आगे पढ़ेंगे. एलुमिना होता है, सिलिका होता है, लाइम होता है, मैंगनीज, ओके, iron oxides, etc. So all these materials have certain properties. अब जब ये सारे materials आप उसमें फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ मतलब पहले मेल्ट होंगे, फिर आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर. सो दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. सो ये प्रॉपर्टी भी आपके ब्रिक क्ले में होनी चाहिए. अगर पार्टिकल्स आपस में फ्यूज़ करेंगे, उसी के बाद वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ बेसिकली आपको दे पाएंगे. ओके. So these are the three properties that are prerequisite in any brick clay. Now let us check out the availability of these clays. So on the surface, if it is present, it is known as surface clay. अगर आपको सरफेस के ऊपर कहीं पे क्ले मिलती है, नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बेसिकली मिट्टी के रूप में अगर मिलती है, इसे कहते हैं सरफेस क्ले. बट इफ दीज आर फाउंड अंडरग्राउंड, under the influence of high pressure and temperature, they become hard. So this hard form of clay which is present below the surface of the earth, okay, surface पे नहीं मिलती है, surface के नीचे मिलेंगी, और surface के नीचे different layers के लोड के कारण ये high pressure इन पे रहेगा और ये hard हो जाएंगी, basically consolidate हो जाएंगी, and these types of clays are known as shales. Okay. Then there are some other types of clays which are present at even deeper levels, and वहाँ पे आपके physical changes और कुछ chemical changes के कारण they become extremely hard and extremely fire resistant. Okay, since they are fire resistant and temperature resistant, they are known as fire clays. So these are the three different sources that you can get clay from. ये तीन तरीके से clay आपको मिलती हैं. And there are two different types of clays that you need for your brick. One is your calcareous clay and the second one is a non-calcareous clay. तो नाम से clear है, calcareous means it contains calcium, and calcium भी किस form में, calcium carbonate के form में. So it has approximately 15% of calcium carbonate, and when it is burnt it will give you a yellowish color. पीले रंग की फ्लेम नज़र आती है जब आप इस calcareous clay को बर्न करते हैं. ओके. एंड दिस सेकंड टाइप ऑफ क्ले विच इज़ द नॉन कैलकेरियस क्ले, एंड नॉन कैलकेरियस मीन्स इट डज नॉट कंटेन कैल्शियम बट इट कंटेन्स सिलिकेट्स ऑफ एलुमिना. मीन्स सिलिका और एलुमिना का बेसिकली कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा विद फेल्डस्पार एंड आयरन ऑक्साइड. फेल्डस्पार इज अगेन एन ओर ऑफ आयरन. बेसिकली आयरन का ही कंपाउंड होता है
जिसे आप फेल्ड्स्पार कहते हैं। सो इसमें सिलिकेट्स होंगे एलुमिना के, और फेल्ड्स्पार होंगे, साथ में आयरन ऑक्साइड भी होगा 2 से 5% तक। और इसको जब बर्न करते हैं तो बेसिकली ये रेड कलर की फ्लेम आपको देता है, और उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कितना इसमें आयरन ऑक्साइड का कंटेंट है। अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, मींस 2 से 5% में 5% के ज़्यादा नज़दीक है, तो ज़्यादा ब्राइट रेड आपको फ्लेम नज़र आएगी, और अगर ये कम होगा तो ये रेडिशनेस कम होती नज़र आएगी। ओके, बिकॉज आयरन ऑक्साइड इज़ रेड इन कलर। सो कैलकेरियस एंड नॉन कैलकेरियस क्लेज, ये दोनों टाइप की क्लेज आपको ज़रूरी है फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रॉ मटेरियल दैट यू रिक्वायर फॉर योर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी ब्रिक कट में क्या क्या वेरियस इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। So first of all, a good brick earth should be a mixture of calcareous and non-calcareous clays, which when prepared with water becomes plastic. Definitely plasticity चाहिए, हमने डिस्कस किया है लास्ट टॉपिक में, और जिसके कारण हम इसको फिर ईजिली मोल्ड कर सकते हैं। यही रीज़न है कि हमें प्लास्टिसिटी चाहिए, ताकि आप ईजिली मोल्ड कर पाओ। बेसिकली आपके पास मोल्ड्स होते हैं, सांचे होते हैं वुडन या मेटालिक, जिसमें आप आपकी क्ले को, जो कि पानी में मिक्स की होती है, उसमें फिल कर देते हैं, और ताकि वो उस पर्टिकुलर शेप को गेन कर ले। सो ये मोल्डिंग तभी हो पाएगी अगर प्लास्टिसिटी आपके क्ले में मौजूद होगी। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या चाहिए थी आपको, प्लास्टिसिटी की। उसके बाद उसको ड्राई भी करना है। पहले शेप दे दी, उसके बाद जो मॉइस्चर उसमें मौजूद है उसको हमने निकालना है। बेसिकली उस मॉइस्चर के जाने से क्या होगा, आपकी जो शेप है वो उसको परमानेंटली गेन कर लेगा। सो दैट प्रोसेस नोन एज ड्राइंग। जब वो ड्राई करता है तो पानी के निकलने के कारण कई बार क्रैकिंग या वार्पिंग हो सकती है। क्रैकिंग मीन्स क्रैक डेवलप हो जाएंगे ईंट पे, और वार्पिंग का मतलब होता है शेप चेंज हो जाएगी, अगर पानी जो है आपका मॉइस्चर वो यूनिफॉर्मली नहीं निकला। ओके, सो it should be such that it can be molded easily, and also it should dry without cracking and warping। और जब वो बर्न करेगी तो बर्न करने के बाद अपनी वो शेप को रिटेन कर ले, क्योंकि बर्निंग होनी है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर के कारण अपनी शेप को खो सकती है ईंट। ओके, सो इट शुड नॉट लूज इट शेप, इट शुड रिटेन इट शेप, एंड इट शुड बिकम हार्ड एंड अटेन अ रेडिश कलर। ब्राइट रेड कलर की जो ईंट होगी दैट विल बी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। Okay, so all these properties we need in our good brick earth. And what is the composition then? Let's check out the composition. The primary constituent is alumina, 20 to 30% by weight. Silica and sand is also present with clay with 35 to 50% by weight. Silt, it is another component. Basically these are the 3 types of soils. इनके बारे में आप पढ़ेंगे इन सॉइल इंजीनियरिंग। सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एलुमिना का होता है, 75 माइक्रोन से कम। ओके, उससे जो बड़ा पार्टिकल होता है वो सिल्ट का होता है, 75 माइक्रोन से बड़ा लेकिन 4.75 से कम। लेट मी सी इफ आई कैन राइट दिस डाउन। सो एलुमिना इज लेस देन 75 micron. This is alumina. Silt, oh sorry, I've made some mistake मैंने क्या किया है कि this is 75 micron is actually valid for the 75 micron over here is valid for only silt, mind you. If the particle size is less than 75 micron, I'm talking about silt. ठीक है, क्ले की हम जब बात करेंगे तो पार्टिकल साइज शुड बी लेस देन 2 माइक्रोन। क्ले बहुत ही छोटे पार्टिकल होता है, ये 2 माइक्रोन से भी छोटा होता है। सिल्ट इज लेस देन 75 माइक्रोन। और रही बात सैंड की, ये बड़े पार्टिकल्स आपके होते हैं, ये
ग्रेटर देन 75 माइक्रोन होंगे. ओके, सो ये बेसिकली आपके पास साइज़ मैंने बेसिकली डिस्कस किए हैं. तो ये डिफरेंट प्रोपोर्शंस में बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ओवर हियर इज डेफिनेटली योर एलुमिना, बिकॉज यही आपकी शेप और मोल्डिंग में हेल्प करता है, प्लास्टिसिटी देने में हेल्प करता है एलुमिना. इनके फंक्शन हम देखेंगे बारी बारी इन द कमिंग टॉपिक्स. The other minor, okay, one more thing we here which is given is the total quantity of clay and silt shall not be less than 50%. मीन्स सिल्ट और क्ले जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका होना बहुत आवश्यक है. इनकी बनाइट नहीं बन सकती है, और दोनों को मिला के एटलीस्ट 50% आपने कॉम्पोजिशन देनी है. दोनों को मिला के एटलीस्ट 50%, और बाकी बचा हुआ आपके पास सिलिका सैंड होगा और कुछ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे 1 to 2%. वो कौन कौन से हैं? लाइक लाइम, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशिया ऑक्साइड, मैग्नीज एंड सोडियम, पोटैश एक्सेट्रा. मैग्नीशिया ही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इन्होंने मैग्नीशिया ऑक्साइड लिखा है जो गलत लिखा है, या फिर मैग्नीशिया ही बोल दो या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दो. ठीक है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. एंड इफ देयर आर सम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज present in the brick earth, okay, it should not be more than 1% by weight. Okay, तो ये बात होगी ingredients की. Now let us talk about what are the various functions of these ingredients. It's a very important topic. This may be asked in your exam for 10 marks, that what are the various ingredients of your brick earth. उसमें अब ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, हर एक कंपोनेंट का कितना परसेंटेज होना चाहिए. एंड दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्ले एंड सिल्ट इट शुड नॉट बी लेस देन 50%. और ये वाले माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे, उनके फंक्शंस भी साथ में पूछे जाएंगे. सो दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ एटलीस्ट 10 मार्क्स. तो बेसिकली आपने हर एक कंपोनेंट के फिर फंक्शन को डिस्कस करना है. सो लेट अस लुक एट द वेरियस कंपोनेंट्स एंड द फंक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलुमिना, इट इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट. 20 to 30% ये होता है. इसका मेन फंक्शन क्या है? ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है आपकी अर्थ को, ताकि आप इसको ईजिली मोल्ड कर पाएँ. तो मेन फंक्शन एलुमिना या क्ले का शेप प्रोवाइड करना और प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना आपकी ब्रिक को. बट अगर ये ज़्यादा हुआ है, फिर इट इज़ इन एक्सेस विद लेस सैंड. ओके, अगर सैंड कम कर दिया और एलुमिना बढ़ा दिया तो आपकी जो ब्रिक्स हैं वो श्रिंक कर सकती हैं और वॉर्प कर सकती हैं ड्राइंग प्रोसेस के दौरान. ओके, और जब बर्निंग इनकी होगी तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा हार्डनेस का मतलब है ब्रिटलनेस भी आ जाएगी. द सब्सटेंसेस विच आर वेरी हार्ड वो ब्रिटल होते हैं. मीन्स हार्डनेस बहुत आ गई है, सरफेस स्क्रैच करोगे तो स्क्रैचिंग नहीं होगी. बट अगर वो ब्रिक हाइट से गिर जाए या उस पर इम्पैक्ट हो जाए काफ़ी ज़ोर से तो वो टूट सकती है. Okay, so this becomes this happens when there is too much alumina present. Okay, in limited quantity, in the right quantity it will give plasticity. In more quantity it will lead to the shrinkage and warping of your brick. Okay, now then comes silica, and if it is present in clay in either free or कंबाइंड फॉर्म. सो दो फॉर्म्स में बेसिकली एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर फ्री में या फिर कंबाइंड फॉर्म में. फ्री फॉर्म मतलब बेसिकली रेत, सिलिका सैंड होता है. सिलिका इज नथिंग बट सैंड. इन फ्री फॉर्म इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सैंड. तो सैंड की फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली आपको इसको मैकेनिकली मिक्स करना पड़ता है क्ले के साथ. मैकेनिकली मीन्स बेसिकली आपको बाय हैंड और बाय सम टूल आप मिक्स करते हैं एलुमिना के अंदर. इसे कहते हैं फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करना. दूसरी फॉर्म है कंबाइंड फॉर्म. मींस मैकेनिकली मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको. ये एक्चुअली में किसी केमिकल कॉम्पोजिशन में आपके साथ इसके साथ एलुमिना के साथ प्रेजेंट होगा. मींस सिलिका और एलुमिना का कोई कंपाउंड बना होगा आपस में मिक्स होके बनाए, कंबाइंड होके बनाए, इसलिए इसे कंबाइंड फॉर्म कहते हैं. और ये फॉर्म नहीं चाहिए हमको.
बट चाहे एलुमिना की हो चाहे सिलिका की हो, कंबाइंड फॉर्म में ये कभी भी अच्छा नहीं होता, ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। दोनों एलुमिना और सिलिका आपको फ्री फॉर्म में चाहिए, बोथ सिलिका एंड एलुमिना शुड बी इन द फ्री फॉर्म। ओके, इसी फॉर्म में आपको अच्छी ब्रिक्स ये मिलती है। तो उसकी प्रॉपर्टीज देखिए, इसके फंक्शंस देखिए। सिलिका देता है यूनिफॉर्म शेप टू द ब्रिक्स एंड ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो इज प्रोवाइडेड बाय द सिलिका। एक यूनिफॉर्म शेप आपको ये प्रोवाइड करेगा, मीन्स योर शेप विल नॉट बेसिकली चेंज वंस मोल्डेड, द शेप विल नॉट चेंज। एक यूनिफॉर्मिटी आपको शेप की मिलेगी, और ड्यूरेबिलिटी भी बेसिकली सिलिका आपको प्रोवाइड करता है, ज़्यादा टाइम तक ब्रिक आपकी ठीक रहेगी। ओके, बट इफ इट इज़ मोर अगेन it makes it very hard and prevents it from if it is in the right quantity, free silica, it will make it hard and it will prevent it from warping and shrinkage. Okay, warping and shrinkage ज़्यादा कौन दे रहा था? Alumina. If alumina is more, then warping and shrinkage can happen during drying. ओके, इसको बैलेंस हम कर सकते हैं राइट अमाउंट ऑफ सैंड डाल के या सिलिका डाल के। अगर आपने सैंड बराबर मात्रा में डाल दिया और एलुमिना ज़्यादा नहीं है, 20 से 30% ही है, तो फिर आपकी वार्पिंग और श्रिंकेज नहीं होगी। ठीक है, तो ज़्यादा एलुमिना वार्पिंग या श्रिंकेज कर सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए सैंड डालते हैं, ये वार्पिंग या श्रिंकेज को कंट्रोल कर लेगा। बट अगर सैंड भी ज़्यादा डाल दिया तो ये ब्रिक्स को ब्रिटल बना देता है, आपकी ईंटें टूट सकती हैं फिर। सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ सैंड। सो दीज वर द प्राइम कंस्टिट्यूएंट्स। थर्ड कंपोनेंट आपका जो सिल्ट था, इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सिलिका एंड एलुमिना। मैंने आपको बताया था कि एलुमिना है क्ले सबसे छोटा पार्टिकल, सिलिका है सैंड सबसे बड़ा पार्टिकल, whereas silt is a particle which has an intermediate size। सैंड और एलुमिना के बीच का ये पार्टिकल है, तो ये प्रॉपर्टीज भी दोनों की देता है। ओके, सो ये कुछ हद तक आपको प्लास्टिसिटी भी देगा और कुछ हद तक आपको ये शेप भी प्रोवाइड करने में और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो इट हैज़ बोथ द फंक्शंस ऑफ एलुमिना एंड सिलिका, इसलिए डिस्कस नहीं किया गया इसको यहाँ पे। ये हो गया आपके मेजर कंपोनेंट्स एलुमिना एंड सिलिका। फिर आपके माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं लाइक लाइम। ओके, इट शुड बी प्रेजेंट इन द फाइन फॉर्म। दो फॉर्म्स में आपको लाइम मिलता है, एक है फाइन फॉर्म, दूसरा है लंप फॉर्म। लंप मीन्स बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे इसके, जो कभी अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, ये बर्न करने पे क्विक लाइम बन जाता है। क्विक लाइम, यू नो व्हाट इज़ क्विक लाइम? CaO। ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा जब, ये बन जाएगा स्लेट लाइम। ये आपने रिएक्शन पढ़ी होगी केमिस्ट्री में फर्स्ट में, दैट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कहते हैं स्लेट लाइम, जो कि फर्दर फिर CO2 के साथ रिएक्ट करके वापस आपके पास लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है बेसिकली वो। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेसिकली वो एक पाउडर फॉर्म में फिर एग्जिस्ट करता है। तो आपकी ब्रिक्स जो हैं वो फिर क्रम्बल हो सकती हैं, पाउडर में कन्वर्ट हो सकती हैं जब पानी के कॉन्टेक्ट में आएंगी। सो डेफिनेटली लंप फॉर्म में आपको नहीं चाहिए, किस में चाहिए फिर आपको? फाइन फॉर्म में। ओके, सो फाइन फॉर्म में इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन, जो कि क्या है, in small quantity and in fine form it helps the silica to fuse at lower temperature and helps to bind the particles together। तो बेसिकली फ्यूज, देखो फ्यूजन होना ज़रूरी है सभी पार्टिकल्स का, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, लाइम एक्सेट्रा, इन सभी पार्टिकल्स का आपस में फ्यूज़ होना ज़रूरी है हाई टेम्परेचर पे। जब फ्यूज़ होंगे तो आपके पास जो ब्रिक बनेगी वो अच्छी क्वालिटी की बनेगी। तो फ्यूजन होती है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री से ऊपर ही होती है। तो उस बेसिकली फ्यूजन के टेम्परेचर को ये रिड्यूस करता है लाइम। ठीक है, इसकी प्रेजेंस से आपका सिलिका एक कम टेम्परेचर पे ही फ्यूज़ हो जाता है, ज़्यादा आपको हीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बेसिकली आप फ्यूल यहाँ पे कम बर्न करेंगे, आपका जो प्रोसेस है वो चीप हो जाएगा, बिकॉज आपका जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो कम कर देता है लाइम। सो एक स्मॉल क्वांटिटी में ये अच्छा वाला काम कर लेगा, बट इफ इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस इट कैन गिव यू some negative effects also।
and those negative effects can be this, that it can convert into quick lime and it can crumble and form the powder also. And there are some other functions, that it also prevents shrinkage of raw bricks, एंड इफ़ इट इज़ मोर, फ्यूजन टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी जो ब्रिक है वो मेल्ट हो सकती है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अगर ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में ये है तो ज़्यादा ही कुछ फ्यूजन टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड था उससे भी कम हो जाएगा और ब्रिक आपकी फिर मेल्ट कर जाएगी। और अगर ब्रिक मेल्ट करेगी तो अपनी शेप को चेंज बेसिकली कर देगी और फिर आपको जो आइडियल शेप आपको चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। ओके, और आयन ऑक्साइड के साथ अगर ये मौजूद है तो ये आपको क्या दे रही है, रेडनेस भी दे रही है ब्रिक को। ये होगी बात लाइम की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयन ऑक्साइड। सो आयन ऑक्साइड बेसिकली लाल रंग होता है बेसिकली इस ऑक्साइड का, ऑल ऑफ अस नो। आपको जो जंग होता है जो आयन में लगता है वो भी आयन ऑक्साइड ही होता है। एंड आपने जंग देखा होगा वो लाल रंग का होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। सो बेसिकली जो लाल रंग ईंट को मिल रहा है वो आयन ऑक्साइड से ही मिल रहा है। सो इसका मेन फंक्शन ये है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ सैंड। ठीक है, सैंड मतलब सिलिका। तो लाइम भी वही काम करता था, ये भी ये काम कर देता है। आपका जो फ्यूजन टेम्परेचर है सैंड का उसे कम करता है। एंड इफ इट्स प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी द ब्रिक्स में बिकम डार्क इन कलर। ज़्यादा ही अगर आपने डाल दिया तो रेड की जगह डार्क हो जाएगा आपकी जो ईंट है। और ये मेन इंग्रेडिएंट है जो रेड कलर देता है और आपको लाइम को कम टेम्परेचर पे फ्यूज़ करवाता है। बेसिकली सैंड को फ्यूज़ करवाता है कम टेम्परेचर पे इन कंजंक्शन विद लाइम। ठीक है, लाइम का काम है फ्यूजन टेम्परेचर कम करना, आयन ऑक्साइड उसमें बेसिकली लाइम को हेल्प करता है और साथ में लाल रंग भी देता है। ओके, देयर इज मैग्नीशिया। सो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया क्या है बेसिकली MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्मॉल क्वांटिटी में अगर ये मौजूद है तो ये आपकी थोड़ी येलोइश टिंज देता है, येलोइश कलर देता है ब्रिक को, और साथ में ये श्रिंकेज को भी रिड्यूस करता है। बट अगर ये ज़्यादा है तो ये डीके कॉज कर सकता है ब्रिक की। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शन होनी शुरू हो जाएंगी कि आपकी ब्रिक ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। सो देन मैंगनीज इज देयर। सो मैंगनीज इज़ अगेन आयरन की तरह ही कि बेसिकली एक एलिमेंट होता है जो कि रेडिशनेस आपके ब्रिक को प्रोवाइड करता है। बट अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगा सो अगेन इट कैन गिव यू डार्कर और इवन ब्लैक कलर। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेसिकली, इट शुड बी इन लिमिटेड फॉर्म just like your iron. So these are your components, the various ingredients that are present in your brick earth. This question is very important, या फिर सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की फंक्शन पूछ ले जाएंगे और साथ में इनकी कॉम्पोजिशन भी पूछी जा सकती है कि कितने परसेंटेज में ये मौजूद है। So this question, this page and this page, this is a 10-mark question which can be asked in your exams, in your final exams. Okay. So with this topic I will close this lecture and I will see you in the next lecture. Thank you.